इतिहास के पन्ने अक्सर स्याही से नहीं बल्कि खून और बलिदान से लिखे जाते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस स्रोत सामग्री को खंगाल रहे हैं जो मुगल सम्राट औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच हुए उस भीषण संघर्ष और उसके क्रूर अंत का बहुत बारीकी से वर्णन करती है। एक ऐसा टकराव जिसने इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जब एक बेहद सोची समझी साम्राज्यवादी रणनीति का सामना एक अडिग प्रतिरोध से होता है तो असल में क्या होता है। खैर, इस मुगल मराठा संघर्ष के क्लाइमैक्स को समझने के लिए हमारा स्रोत हमें युद्ध की रणनीतियों में आए एक बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। भाग 1, औरंगजेब की नई रणनीति। स्रोत के अनुसार कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है, जहां औरंगजेब सीधे युद्ध करने के बजाय एक बहुत ही कैलकुलेटेड राजनीतिक चाल का सहारा लेना शुरू करता है। रणनीति में ये जो बदलाव था ना, वो बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी मराठों की पारंपरिक शैली जो उनके बेजोड़ साहस और पहाड़ी इलाकों की गहरी समझ पर टिकी थी, और दूसरी तरफ था औरंगजेब जिसने अब एक नई तरकीब निकाली थी। उसने छोटे मराठा राज्यों को अपनी तरफ करने के लिए धन और प्रलोभन का खूब इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस चाल ने मराठा खेमे में एक अजीब सी अनिश्चितता पैदा कर दी थी। दरअसल मुगलों को एक बहुत बड़ी भौगोलिक सच्चाई समझ आ चुकी थी। बात ये थी कि छत्रपति संभाजी महाराज रायगढ़, राजगढ़ या पन्हाला जैसे अभेद्य पहाड़ी किलों के बीच लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहते थे। तो मुगलों की रणनीति ये बनी कि इन पहाड़ियों में उन्हें पकड़ना तो लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ मैदानी इलाकों में ही घेरा जा सकता है। अब इस माहौल में जहां मुगलों के जासूस हर तरफ फैले हुए थे, छत्रपति संभाजी ने एक बेहद रिस्की कदम उठाया। वो पन्हाला की ओर निकले, लेकिन अपने साथ सिर्फ 100 घुड़सवारों को लेकर। जी हां, सिर्फ 100, क्योंकि एक बड़ी सेना साथ ले जाने का सीधा सा मतलब होता मुगलों को खुद अपनी लोकेशन बता देना। यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, संगमेश्वर में जाल। यहाँ से घटनाक्रम अचानक बहुत तेज हो जाता है जब मुगल कमांडर मुकर्रब खान अपनी खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक बहुत ही निर्णायक जाल बिछाता है। मराठा बलों की ये यात्रा ही असल में उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गई। पन्हाला से निकलकर देवरुख में रुकते हुए कोंकण क्षेत्र में संगमेश्वर तक नीचे उतरने का जो ये रास्ता था, इसने मुगल जासूसों को ठीक वही मौका दे दिया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा वक्त जब मराठा अपनी पहाड़ी सुरक्षा से काफी दूर थे, और जैसे ही खुफिया जानकारी मिली, मुकर्रब खान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत 2000 घुड़सवारों को संगमेश्वर की ओर भेज दिया। और ध्यान रहे, ये कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि बहुत ही तेज और पहाड़ी युद्ध में पूरी तरह से ट्रेंड सैनिक थे। स्रोत बताता है कि संगमेश्वर में बहुत ही अफरा तफरी भरा हमला हुआ। खतरे की चेतावनी तो मिल गई थी, लेकिन छत्रपति संभाजी वहां से सुरक्षित निकलने के बजाय वापस लौट पड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने सबसे करीबी विश्वासपात्र कवि कलश को बचाना था, जो पास ही एक धार्मिक अनुष्ठान में बैठे थे और मुगलों से घिर चुके थे। बस एक मित्र को बचाने का यही प्रयास आखिरकार उनके पकड़े जाने का कारण बन गया। तीसरा भाग, बंदी और अपमानजनक परेड। पकड़े जाने के बाद जो हुआ वो स्रोत में एक बहुत ही सुनियोजित क्रूरता के रूप में दर्ज है, जिसे मुगल दरबार में पेश करने से पहले बंदियों का आत्मसम्मान पूरी तरह से तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। किसी भी मराठा रेस्क्यू मिशन से बचने के लिए मुकर्रब खान उन्हें घने जंगलों के गुप्त रास्तों से बहादुरगढ़ ले गया। उनके साथ अमानवीय व्यवहार की सारी हदें पार कर दी गईं। मुंह बंद कर दिए गए, भारी जंजीरों में जकड़ दिया गया, और तो और उन्हें जोकरों जैसे कपड़े पहनाकर उनके हाथों को लकड़ी के तख्तों से बांध दिया गया। अब सोचने वाली बात है कि इतने घोर अपमान और भीड़ की गालियों के बीच कोई अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रख सकता है। ऐतिहासिक वृत्तांत बताता है कि इस परेड के दौरान छत्रपति संभाजी ने समर्थ रामदास की उन शिक्षाओं को याद किया, कुछ क्रोध रखो, कुछ धैर्य बचा लो। इसी एक विचार ने उन्हें उस वक्त बिल्कुल शांत और अडिग बनाए रखा। ये अदम्य साहस दीवाने आम के भीतर भी साफ दिखा। जब औरंगजेब अपनी जीत के घमंड में घुटनों के बल बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, तब कवि कलश ने एक बहुत ही दमदार और व्यंग्यात्मक कविता सुनाई। राजन, आप रक्त के देवता हैं। इस एक काव्यात्मक विरोध ने मुगल सम्राट को तुरंत ही आग बबूला कर दिया। अब आता है भाग 4, क्रूर यातना और बलिदान।
हमारा ये विश्लेषण अब इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के सबसे अंधकारमय हिस्से की ओर बढ़ता है, जहां एक बेहद ही खौफनाक सजा का ऐलान होता है। औरंगजेब के सामने झुकने या रहम की भीख मांगने के बजाय स्रोत के अनुसार मराठा नेता मुस्कुराए। उन्होंने निडर होकर सम्राट द्वारा पूरे हिंदुस्तान में किए गए रक्तपात की गिनती करवाई। इसमें विशेष रूप से सूफी संत सरमत और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दी गई यातनाओं का सीधा उल्लेख किया गया था। और इस निडर विरोध का नतीजा, मुख्य काजी ने साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह के लिए दोनों बंदियों को 15 दिनों की कड़ी सार्वजनिक यातना और मौत की सजा सुनाई। 15 दिन, ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य के मनोबल को तोड़ने की एक सोची समझी चाल थी। स्रोत जुल्फिकार खान द्वारा अंजाम दी गई इस खौफनाक प्रक्रिया को विस्तार से बताता है। सार्वजनिक अपमान, लाल गर्म चिमटों से जीभ खींचना, आंखें निकाल लेना और आखिरकार कोरेगांव में उनके अंगों को एक एक करके काटना। इसी भीषण क्रूरता के साथ 9 वर्षों के एक शासन का अंत हुआ। तो इस चरम क्रूरता का आखिरी नतीजा क्या निकला? क्या मुगल अपने इरादे में यानी मराठों की भावना को कुचलने में सफल रहे? असल में मराठा भावना को तोड़ने के बजाय इस भयानक कृत्य ने पूरे इलाके के शक्ति संतुलन को ही बदल कर रख दिया और एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी। भाग 5, दक्कन में मौन क्रांति। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का ये आखिरी हिस्सा उस बलिदान के बाद पैदा हुए भारी परिणामों की पड़ताल करता है। जब रायगढ़ में महारानी येसुबाई तक ये विनाशकारी खबर पहुंची, तो स्रोत के अनुसार उनकी प्रतिक्रिया टूटने या हार मान लेने की नहीं थी। उन्होंने इस गहरे सामूहिक दुख को राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े हथियार में बदलने का प्रण लिया, एक भयंकर और एकजुट प्रतिरोध में। और फिर पूरे दक्कन में एक मौन लेकिन बहुत ही शक्तिशाली क्रांति फैल गई। समाज का हर वो वर्ग जो पहले बटा हुआ था, चाहे वो किसान हो, कारीगर हो, आदिवासी समुदाय हो और यहाँ तक कि वो लोग भी जो पहले मुगलों के सहयोगी रह चुके थे, वे सभी बदले के एक ही झंडे के नीचे एकजुट हो गए। कुल मिलाकर यह ऐतिहासिक विश्लेषण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के इस निडर बलिदान ने एक ऐसी आग भड़का दी जिसे कोई भी मुगल सेना कभी बुझा नहीं सकी। इस शहादत ने एक ऐसा अटूट मराठा प्रतिरोध खड़ा कर दिया जिसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और जाते जाते ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी नेता को मिटाने का एक क्रूर प्रयास अक्सर वही चिंगारी कैसे बन जाता है जो उनकी अमर विरासत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता है। ये सत्ता, क्रूरता और एकजुट लोगों की अजेय शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।